आज का ये सेशन पूरी तरह से उन उम्मीदवारों के लिए है जो एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे या राज्य स्तर की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस एक बजट डॉक्यूमेंट से परीक्षा में कम से कम 25 सवाल सीधे तौर पर टकरा सकते हैं। बिल्कुल। और अगर ये जानकारी छूट गई तो समझ लीजिए 5.5 नंबर का नुकसान तय है। हाँ, और कट ऑफ की इस गलाकाट प्रतियोगिता में 1 नंबर भी कितना भारी पड़ता है, ये तैयारी करने वाले छात्रों से बेहतर कोई नहीं जानता। ये तो है। प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का सेक्शन अब सिर्फ रटने वाला हिस्सा नहीं रहा। हाँ। परीक्षा के देखना चाहते हैं कि क्या उम्मीदवार राज्य की आर्थिक और सामाजिक दिशा को समझता है। हाँ, लॉजिक भी समझना होगा। एकदम। इसलिए आज का हमारा मिशन स्पष्ट है। हम इस बजट के हर जरूरी पहलू को डिकोड करेंगे। कोई उबाऊ लेक्चर नहीं होगा, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, सिर्फ तथ्य और परीक्षा वाले प्रश्न। और क्योंकि ये सूचनाओं का ऐसा भारी पहाड़ देखकर अक्सर सिलेबस पूरा कर रहे छात्रों को घबराहट होने लगती है, इसलिए मैं बीच बीच में इन कड़े डेटा पॉइंट्स को याद रखने के कुछ स्मार्ट शॉर्टकट्स भी जोड़ता रहूंगा। ये बढ़िया रहेगा। हाँ, रटने से ज्यादा स्मार्ट मेमोरी पर हमारा जोर रहेगा। तो ठीक है, चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। यूपी बजट 2026-27 का वो ऐतिहासिक कदम। हमने शुरुआत में जिस विशाल बजट की बात की, वो दरअसल यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मतलब सबसे बड़ा तो आकार क्या है इसका? इसका कुल आकार है 9.12 लाख करोड़ रुपए। इसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने 11 फरवरी 2026 को पेश किया है। ओहो, 9.12 लाख करोड़। हाँ, और इसकी वृद्धि दर 12.2% से छलांग लगाकर 12.9% अनुमानित की गई है। इसका सीधा लक्ष्य विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। तो अगर परीक्षा में एमसीक्यू आए कि बजट किसने पेश किया और कुल आकार क्या है, तो छात्रों को सुरेश खन्ना और 9.12 लाख करोड़ का आंकड़ा लॉक करना होगा। बिल्कुल लॉक करना होगा। इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। वो मुहावरा है ना, 9-2-11 होना, मतलब सबको पीछे छोड़ देना। अरे वाह, ये तो एकदम सटीक बैठ रहा है ना? तो बस 9-12 यानी 9.12 लाख करोड़ को याद रखें। यूपी की इस प्रगति ने विकास की दौड़ में सबको 9-2-11 कर दिया है। बहुत बढ़िया ट्रिक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना। जब हम बाकी राज्यों को पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। वो $1 ट्रिलियन वाला लक्ष्य? हाँ, 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का बनाना और 2047 तक इसे $6 ट्रिलियन तक ले जाना। बाप रे, 6 ट्रिलियन! और पता है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2026-27 के लिए राज्य के जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की ग्रोथ का अनुमान 28% रखा गया है। रुकिए, 28% की जीएसडीपी ग्रोथ, ये तो ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा आक्रामक, मतलब एग्रेसिव टारगेट लगता है। हाँ, सुनने में थोड़ा असंभव सा लगता है ना? बिल्कुल। कोई भी अर्थव्यवस्था अचानक इतनी तेज कैसे दौड़ सकती है? क्या इस बजट में ऐसा कोई मैकेनिज्म है या ये सिर्फ कागजी दावा है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। 28% की ग्रोथ सामान्य परिस्थितियों में असंभव लगती है, लेकिन राज्य सरकार इसे 2 तरीकों से हासिल करने की कोशिश कर रही है। वो 2 तरीके क्या हैं? पहला, भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय, वो पैसा जो एसेट्स बनाने में लगता है। और दूसरा है विदेशी और घरेलू निवेश। अच्छा, मतलब सरकार खुद पैसा लगा रही है ताकि दूसरे भी आएं। एकदम सही। जब राज्य सरकार खुद 9 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर रही है, तो वो प्राइवेट सेक्टर को एक सिग्नल दे रही है कि जमीन तैयार है, आप आके फैक्ट्रियां लगाइए। समझ गया। यानी सरकार पिच तैयार कर रही है ताकि प्राइवेट सेक्टर आकर बैटिंग कर सके। बिल्कुल। नोट्स बनाने वाले छात्रों के लिए यहाँ T30 का कोड याद रखना फायदेमंद होगा। T से ट्रिलियन और 30 से 2030, यानी 2030 तक 1 ट्रिलियन का सपना। और वो जादुई ग्रोथ रेट 28% है। बहुत सही। अब जब अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ेगी, तो जाहिर है उसे संभालने के लिए मजबूत कानून व्यवस्था की भी जरूरत होगी। पुलिस महकमे की बात करें आप? हाँ, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यूपी पुलिस में बम्पर भर्तियां। वर्ष 2026 में 81,000 से अधिक नई भर्तियों की बात कही गई है। 81,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। इसमें एसआई, कांस्टेबल और पीएससी के पद शामिल हैं।
लेकिन इस पूरी पुलिस भर्ती में जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो पदों की संख्या से ज्यादा इसकी प्रक्रिया है। प्रक्रिया में क्या खास है? बजट में स्पष्ट किया गया है कि चयन प्रक्रिया 100% तकनीक आधारित और पूर्णतः पारदर्शी होगी। मतलब वो जो पेपर लीक वगैरह की दिक्कतें आती थीं, उसे रोकने के लिए। घटनाओं ने छात्रों का जो मनोबल तोड़ा है ना, उसे देखते हुए ये टैग बेस्ड ट्रांसपेरेंसी बहुत अहम है। जो छात्र वर्दी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये आंकड़ा किसी जैकपॉट से कम नहीं है। परीक्षा में सीधे पूछा जाएगा कि 2026 में कितनी पुलिस भर्तियां घोषित हुई। 81,000 भर्तियां। हाँ, और इसे ऐसे याद रखें, यूपी पुलिस की 1C धाक 81 यानी 1C। और प्रक्रिया कैसी होगी? पूर्णतः तकनीक आधारित। सही कहा। अब युवाओं की ही बात हो रही है, तो चलो अब अगले स्लाइड देखते हैं। मुफ्त टैबलेट योजना। युवाओं को तकनीक से जोड़ने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना लाई गई है। अच्छा, इसमें कितने टैबलेट बंटने वाले हैं? इस योजना के तहत 25 लाख मुफ्त टैबलेट बांटे जाएंगे, जिसके लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 2000 करोड़? कहीं ये सिर्फ चुनाव के लिए मुफ्त की रेवड़ी तो नहीं है? इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रही है, तब एक टैबलेट एक छात्र के लिए पूरी दुनिया की लाइब्रेरी खोल देता है। डिजिटल डिवाइड कम करने की बात है। बिल्कुल। स्नातक और तकनीकी छात्रों के बीच जो तकनीकी खाई है, ये 2000 करोड़ का निवेश उसी को पाटने का एक मैकेनिज्म है। यानी ये सिर्फ हार्डवेयर बांटना नहीं है, बल्कि डिजिटल साक्षरता की नींव रखना है। इसे याद रखने के लिए विवेकानंद 25 का हुक बढ़िया रहेगा। विवेकानंद 25 कैसे? स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की बात करते थे, तो उनके विचारों से 25 लाख युवा सशक्त हो रहे हैं। MCQ बनेगा कि किस योजना के तहत कितने टैबलेट बांटे जाएंगे। उत्तर है स्वामी विवेकानंद योजना और 25 लाख। बहुत ही बढ़िया हुक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बजट में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। सड़कें और हाईवे। हाँ, इस बजट में गंगा एक्सप्रेसवे का जिक्र है, जो मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी लागत 36,000 करोड़ है। 594 किलोमीटर, मतलब पूरा पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी जुड़ जाएगा। बिल्कुल। और सुनिए, लखनऊ कानपुर का सफर सिर्फ 40 मिनट का रह जाएगा। क्या 40 मिनट में लखनऊ से कानपुर? ये सुनकर ही आश्चर्य होता है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो यूपी के 12 शहरों से गुजरेगा, जिसकी टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 350 की स्पीड मतलब दूरियां तो खत्म ही हो गई। यही तो बात है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर दूरियां मिटाता है, तो वो सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। बुलेट ट्रेन का मतलब है कि कोई व्यक्ति वाराणसी में रहता है लेकिन दिल्ली के प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हिस्से से जो प्रश्न बनेंगे, उसके लिए छात्रों को एक छोटी सी लाइन याद रखनी होगी। गंगा 12 शहरों से गुजरी। यानी मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन 12 शहरों से गुजरेगी। बिल्कुल सही। अब ये एक्सप्रेसवे तो बड़े उद्योगों के लिए है, लेकिन छोटे उद्यमियों के लिए क्या है? उनके लिए भी बहुत कुछ है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। CM युवा उद्यमी अभियान और MSME। इसमें 5 लाख रुपए तक का 100% ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 5 लाख रुपए बिना ब्याज के। लक्ष्य क्या है इसका? इसका लक्ष्य है 1 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां तैयार करना। और MSME को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना। मुझे एक बात समझ नहीं आई। छोटे उद्योगों की इस योजना के लिए सरदार पटेल जी का नाम क्यों चुना गया होगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद 500 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों को जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण किया था ना। हाँ, रियासतों का एकीकरण। बस MSME सेक्टर भी अर्थव्यवस्था में कुछ वैसा ही है। ये छोटी छोटी इकाइयां होती हैं जो पूरे देश में बिखरी होती हैं। अच्छा, तो इन छोटी इकाइयों को जोड़ने का विचार है? हाँ, जब ये एक साथ काम करती हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन जाती हैं। इसी वैचारिक जुड़ाव के कारण सरदार पटेल का नाम दिया गया है। क्या बात है। ये वैचारिक जुड़ाव बहुत ही तार्किक है। छात्रों को याद रखने में आसानी होगी। 5 लाख पटेल का साथ, जिससे युवा उद्यमी बनने का रास्ता साफ। बहुत अच्छे। MCQ में सीधे पूछेंगे कि MSME की नई योजना किसके नाम पर है? सरदार पटेल। और ब्याज मुक्त ऋण कितना है? 5 लाख रुपए। बिल्कुल। अब उद्योग से थोड़ा सामाजिक कल्याण की ओर मुड़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। महिला सशक्तिकरण। इसमें क्या बड़े बदलाव हुए हैं? सामूहिक विवाह योजना की अनुदान राशि सीधे 51,000 रुपए से बढ़ाकर
1,01,000 रुपए कर दी गई है। 51,000 से सीधे 1,01,000, मतलब शगुन की राशि को सीधे दोगुना कर दिया गया है। हाँ, और कन्या सुमंगला योजना से जनवरी 2026 तक 26.81 लाख बेटियां लाभान्वित हुई हैं। लेकिन ये राशि अचानक दोगुनी करने के पीछे क्या रणनीति है? इसके पीछे मुद्रास्फीति मतलब महंगाई और सामाजिक सुरक्षा की वास्तविकता है। 51,000 रुपए कुछ साल पहले ठीक थे, लेकिन आज की महंगाई में ये काफी नहीं है। हाँ, नई शुरुआत के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। एकदम 1.01 लाख रुपए से वंचित परिवारों को एक ठोस आर्थिक कुशन मिलता है ताकि वे कर्ज के जाल में ना फंसे। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसे 1,01,000 की शगुन राशि के रूप में याद रखना काफी आसान होगा। एमसीक्यू में आए कि अनुदान राशि कितनी है, तो जवाब है 1,01,000 रुपीज। और सुमंगला योजना के लाभार्थी हैं 26.81 लाख। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा की इसी कड़ी में पेंशन योजनाओं का भी अहम रोल होता है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। पेंशन योजनाएं। वृद्धावस्था और किसान पेंशन को अब 1,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। पहले ये कितनी थी? 2017 से पहले ये मात्र 300 रुपए हुआ करती थी और अब दिव्यांग पेंशन भी बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। इस योजना से 67.50 लाख लोग जुड़े हैं। 300 से 1,000 रुपए की वृद्धि प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी है। हाँ, जब हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो महंगाई भी बढ़ती है। ऐसे में जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है उसे एक मजबूत सेफ्टी नेट की जरूरत होती है। बिल्कुल। तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था में कोई पीछे न छूट जाए। तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इसे 1,000 का सहारा के रूप में याद रखना सबसे सही रहेगा। 1,000 का सहारा, बहुत बढ़िया। 1,000 रुपए मासिक और 67.5 लाख लाभार्थी। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो किसी भी राज्य का भविष्य तय करता है, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य। सही कहा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। शिक्षा। नए विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज। 3 नए राज्य विश्वविद्यालय घोषित हुए हैं। कहाँ बन रहे हैं ये? मिर्जापुर, मुरादाबाद और बलरामपुर में। साथ ही 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। 16 नए मेडिकल कॉलेज, मतलब मेडिकल सीटों में भी इजाफा होगा। बहुत बड़ा इजाफा। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है एमबीबीएस की सीटों का। 2017 में जहां सिर्फ 4,540 सीटें थीं, वहीं अब ये 12,800 हो गई हैं। बाप रे, लगभग 3 गुना उछाल। ये तो राज्य के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए गेम चेंजर है। बिल्कुल। ये जो ब्रेन ड्रेन होता था ना कि यूपी के होनहार छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में चले जाते थे, उसे रोकने का मैकेनिज्म है। अब डॉक्टर यहीं पढ़ेंगे और यहीं ग्रामीण इलाकों में सेवाएं देंगे। इसे याद रखने के लिए 3 यूनिवर्सिटीज 16 कॉलेज वाली लाइन बेस्ट है। एमसीक्यू में पूछेंगे कि कितने नए विश्वविद्यालय बने, तो 3 और एमबीबीएस सीटें 12,800। एकदम सही। अब गांव की ओर चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। कृषि और किसान कल्याण। किसानों के लिए क्या नया है इस बजट में? गेहूं खरीद का लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। 2,585 रुपए। और कोई बड़ा बदलाव? हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव है। अनिवार्य पंजीकरण या रजिस्ट्री को खत्म कर दिया गया है। ये रजिस्ट्री खत्म करने वाला पॉइंट ये असल में किसानों को कैसे फायदा पहुंचाएगा? देखिए, पहले सरकारी केंद्रों पर फसल बेचने के लिए एक लंबी नौकरशाही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। रेड टेप कह लीजिए। हाँ, कागजी कार्यवाही से किसान परेशान रहते थे। बस उसी को खत्म किया है। अब किसान सीधे अपना अनाज लेकर मंडी आ सकता है। बिचौलियों का सिस्टम टूट गया। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। और एक और चीज, पीएम कुसुम योजना के तहत 40,521 सोलर पंप ई लॉटरी के जरिए बांटे जाएंगे। ई लॉटरी से भ्रष्टाचार की गुंजाइश शून्य हो जाती है। यानी टेक्नोलॉजी से लाल फीताशाही का अंत। छात्रों को इसे रजिस्ट्री खत्म, सूरज से सिंचाई के रूप में याद रखना चाहिए। सूरज से सिंचाई, क्योंकि सोलर पंप मिल रहे हैं। बिल्कुल। गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपए और सोलर पंप वितरण का माध्यम ई लॉटरी। अब गांवों से वापस शहरों की तरफ आएं तो स्मार्ट सिटीज का क्या हाल है? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्मार्ट सिटी और अर्बन डेवलपमेंट। कुल 17 स्मार्ट सिटी विकसित हो रही हैं। 17 स्मार्ट सिटी? हाँ, जिसमें 10 केंद्रीय और 7 राज्य स्तरीय हैं, जैसे अयोध्या और गोरखपुर। लेकिन इसके अलावा केंद्र सरकार ने यूपी के 12 शहरों को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के रूप में मंजूरी दी है। यहाँ एक कंफ्यूजन है। ये सामान्य स्मार्ट सिटी और इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में बुनियादी अंतर क्या होता है?
ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक सामान्य स्मार्ट सिटी का पूरा फोकस वहां रहने वाले नागरिकों पर होता है, जैसे 24 घंटे पानी, वाईफाई और स्मार्ट ट्रैफिक लाइट। और इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी? वो नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों और उद्योगों के लिए बनाई जाती हैं। वहां प्लग एंड प्ले सुविधाएं होती हैं। प्लग एंड प्ले मतलब कंपनी आए और सीधा काम शुरू कर दे? बिल्कुल। विदेशी कंपनी आए तो उसे बिजली, पानी, इंटरनेट और लॉजिस्टिक्स पहले से तैयार मिले, बस मशीनें लगाओ और उत्पादन शुरू करो। शानदार स्पष्टीकरण। यानी एक रहने के लिए है और दूसरा कमाने के लिए। जो उम्मीदवार नोट्स बना रहे हैं वे 17 स्मार्ट, 12 इंडस्ट्रियल, इस तरह से दोनों आंकड़ों को याद रखें। बहुत अच्छे। और विकास के साथ साथ बजट में एक बहुत ही भावुक योजना भी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यूपी मातृभूमि योजना। मातृभूमि योजना, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य शहरों या विदेशों में बसे प्रवासियों को उनके मूल गांव से जोड़ना है। अच्छा, कैसे जोड़ेंगे? इसमें फंडिंग का अनुपात 60 और 40 का है। 60% पैसा दानदाता देगा और 40% राज्य सरकार। इसके बदले में दानदाता गांव में बनने वाले उस स्कूल या अस्पताल का नाम अपने पूर्वजों के नाम पर रख सकेगा। वाह, इसे तो इमोशनल और डेवलपमेंटल दोनों स्तरों पर एक शानदार नीतिगत प्रयोग कह सकते हैं। है ना? ये एक बहुत ही इनोवेटिव पीपीपी मॉडल है। लोग अपने गांव वापस कुछ देना चाहते हैं तो सरकार 40% हिस्सा मिलाकर प्रोजेक्ट की सरकारी गारंटी दे रही है। इसे 60-40 का साथ कहकर याद किया जा सकता है। एमसीक्यू में फंडिंग का प्रतिशत पूछा जा सकता है, 40% सरकार का। और नामकरण का अधिकार दानदाता के पूर्वज के नाम पर। बिल्कुल सही। अब थोड़ा पर्यावरण और पर्यटन की बात कर लेते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। पर्यावरण, पर्यटन और खेल। हरित प्रदेश लक्ष्य के तहत 35 करोड़ नए पौधे लगाए जाएंगे। 35 करोड़ पौधे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और पर्यटन में? पर्यटन में सबसे बड़ा आकर्षण है लखनऊ के कुकरायल में बन रही देश की पहली नाइट सफारी। देश की पहली नाइट सफारी? ये तो परीक्षा के लिए एक बहुत ही हॉट क्वेश्चन साबित होने वाला है। बिल्कुल। पर्यटन अब सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, ये रोजगार का बड़ा साधन है। नाइट सफारी से पर्यटकों को रात में रुकने का कारण मिलेगा, जिससे होटल और ट्रांसपोर्ट बिजनेस को फायदा होगा। और खेलों के लिए क्या है? गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और संस्कृति के लिए अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा शुरू हुई है। तो इसे याद रखने के लिए 35 करोड़ की हरियाली और सफारी की तैयारी, ये लाइन याद रखें। एमसीक्यू आएगा कि पहली नाइट सफारी कहाँ बन रही है? जवाब है लखनऊ। एकदम सही। अब बात करते हैं आधुनिकता की। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस और एआई। राज्य में एआई को लेकर क्या चल रहा है? यूपी अपना एआई मिशन और उभरती प्रौद्योगिकी मिशन ला रहा है। एक स्टेट डेटा अथॉरिटी भी बन रही है। डेटा सेंटर और एआई मिशन, ये तो राज्य की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण का आधार है। बिल्कुल। एआई और डेटा अब भविष्य का तेल है और इसी के तहत एक परिवार एक पहचान यानी फैमिली आईडी बनाई जा रही है। कितनी आईडी बन चुकी हैं अब तक? 4 करोड़ से ज्यादा आईडी बन चुकी हैं। इससे सरकार को पता चलता है कि किस परिवार को किस योजना का लाभ मिल चुका है। मतलब कोई एक ही योजना का बार बार फायदा नहीं उठा पाएगा, लीकेज बंद हो जाएगी। हाँ, एकदम सटीक निशाना। तो परीक्षा के लिए एआई और 4 करोड़ आईडी नोट कर लें। तकनीक बढ़ावा देने के लिए एआई मिशन और 4 करोड़ फैमिली आईडी, ये सीधे सवाल बन सकते हैं। सही कहा। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर है। चलो अब अंतिम स्लाइड देखते हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य या यूपी सांख्यिकी। सारे आंकड़े एक साथ। हाँ, और सबसे बड़ी खबर यह है कि बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। ये वर्तमान में 2.24% है। 2.24%। और गरीबी का क्या आंकड़ा है? 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं और 2025-26 के लिए प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए अनुमानित है। ये बहुआयामी गरीबी या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, पारंपरिक गरीबी सिर्फ इस बात से मापी जाती थी कि कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है। हाँ, इनकम के आधार पर। लेकिन बहुआयामी गरीबी ये देखती है कि क्या उस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या घर में बिजली और साफ पानी है। अच्छा, मतलब जीवन स्तर की बात हो रही है। बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि 6 करोड़ लोग इससे बाहर आए हैं तो इसका मतलब है उनका पूरा जीवन स्तर सुधरा है। समझ गया। और कोई नई योजना है इस आखिरी स्लाइड में? हाँ, ओडीओपी की तर्ज पर ओडीओडी शुरू किया गया है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश। इसके लिए 75 करोड़ का बजट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश, एक जनपद
एक व्यंजन, मतलब बनारस की कचौड़ी हो या मथुरा के पेड़े, हर जिले का अपना स्वाद अब एक ब्रांड बनेगा। बिल्कुल, इससे सांस्कृतिक विरासत और अर्थव्यवस्था दोनों जुड़ेंगे। परीक्षा के लिहाज से 2.24 का प्रहार, व्यंजन की बहार। याद रखें, वर्तमान बेरोजगारी दर 2.24% और खान पान के लिए नई योजना ODOD। बहुत खूब। तो आज के इस पूरे बजट डेटा को डिकोड करने के बाद अगर हम सारे बिंदुओं को जोड़ें तो एक बात साफ है। क्या बात साफ है? राज्य का फोकस अब सिर्फ पारंपरिक योजनाओं जैसे सड़क बनाना या पेंशन बांटना से हटकर AI, बुलेट ट्रेन और टेक आधारित प्रशासन पर शिफ्ट हो गया है। टेक गवर्नेंस पर। बिल्कुल। और यहीं पर मैं श्रोताओं के सामने एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। बताइए, वो प्रश्न क्या है? जरा सोचिए, जब प्रशासन इतना डिजिटल हो रहा है तो भविष्य में राज्य के एक पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक कर्मचारी के रूप में आपकी भूमिका कितनी तकनीकी रूप से उन्नत होने वाली है? क्या आप उस टेक सेवी प्रशासन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? वाह, ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। परीक्षा पास करना सिर्फ पहला दरवाजा है, असली दुनिया उसके बाद शुरू होती है। एकदम सही। तो जो भी छात्र सुन रहे हैं, इन सभी ट्रिक्स और आंकड़ों को अच्छे से याद कर लें ताकि परीक्षा में वो बहुमूल्य 5 नंबर पक्के हो सकें और कोई भी नंबर ना छूटे। हमारी शुभकामनाएं सभी उम्मीदवारों के साथ हैं। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।